हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हम शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। शिक्षण और जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें हमने लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में डिस्कस कर लिया था। अधिगम कैसे होता है, अधिगम के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। आज हम टीचिंग के बारे में बात करेंगे, आज हम शिक्षण के बारे में बात करेंगे। फेजेस ऑफ शिक्षण, फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? शिक्षण के चरण या फिर शिक्षण की अवस्थाएं। मेनली जो हमारी शिक्षण के चरण हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज का मतलब क्या है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक। दूसरा आता है हमारा इंटरैक्टिव, जिसको हम बोलते हैं अंतः क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक। और थर्ड आता है हमारा पोस्ट एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं उत्तर क्रियात्मक, उत्तर क्रियात्मक। ये तीन स्टेजेस हैं जी, या फिर इनको हम क्या कहें, तीन अवस्थाएं हैं, तीन चरण हैं पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। देखिए, सबसे पहले जो चरण आता है वो कौन सा आता है? पूर्व क्रियात्मक आएगा, फिर अंतः क्रियात्मक आएगा, फिर उत्तर क्रियात्मक आएगा। इसको हम एक हिरार्किकल मॉडल में लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आता है, सबसे लोवेस्ट पे आएगा प्री एक्टिव स्टेज, यहाँ पर आएगा इंटरैक्टिव स्टेज और यहाँ पर आएगा पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये तीन स्टेजेस होती हैं, ये तीन फेजेस होते हैं। देखिए, अब हम एक एक फेज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो टीचर है वो ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन करता है, वो कौन सी स्टेज में करता है। टीचर इवोल्यूशन करता है, बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आया उसका वो क्या कर रहा है? इवैल्यूएशन कर रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में करेगा। बच्चा और जो टीचर हैं वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी स्टेज में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टीचर है वो रियल टीचिंग नहीं हो रही होती है, वो क्लासरूम में जाने से पहले प्रिपरेशन करता है, कुछ तैयारी करता है कि उसे आज की क्लास में क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या करेगा? प्लानिंग ऑफ टीचिंग, मतलब जो शिक्षण की प्रक्रिया होनी है उसकी क्या करता है? प्लानिंग करता है। यहाँ पर क्या करेगा टीचर? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहाँ पर क्या करेगा? उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। उद्देश्यों का निर्धारण का क्या मतलब है? आज की क्लास में उसने क्या पढ़ाना है वो कब डिसाइड करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज में टीचर है वो डिसाइड करता है। जैसे टीचर को आज क्लासरूम में जाकर प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, पौधों के बारे में पढ़ाना है, तो टीचर ने ये डिसाइड किया कि उसे आज की क्लास में बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है। अब प्लांट्स के बारे में भी स्पेसिफिक क्या चीज़ पढ़ानी है? मान लो उन्होंने फूल के बारे में पढ़ाना है, उसके जो फ्लावर्स हैं उसके बारे में पढ़ाना है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने? जो उद्देश्य का निर्धारण किया, जो ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन की, वो कब होती है? प्री एक्टिव स्टेज में होती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होती है। उसके अलावा यहाँ पर टीचर डिसाइड करता है कि उसे कौन सी जो TLM है, TLM का मतलब क्या है? टीचिंग लर्निंग मटीरियल। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटीरियल। कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का टीचर यूज करेगा आज की क्लास में, वो भी टीचर प्री एक्टिव स्टेज में डिसाइड कर लेता है। या क्या उसने जो फूल के बारे में पढ़ाना है वो किसी चार्ट के माध्यम से पढ़ाना है, या फिर उसे कोई वीडियो दिखानी है, या फिर बच्चों को वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाएगा, गार्डन में लेके जाएगा, वहाँ पर उसे फ्लावर्स दिखाएगा, तब उसके बारे में उसे पढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके बारे में भी डिसाइड कर लेता है टीचर। कब? क्लास में जाने से पहले।
फिर उसके बाद डिसाइडिंग, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, डिसाइडिंग द टीचिंग मेथड्स, कौन सा टीचिंग मेथड उसने यूज करना है, TLM के साथ साथ जो उसके शिक्षण की विधि है, जो टीचिंग स्टाइल है, जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण की विधि है, वो कौन सी रहने वाली है। जैसे मैंने बताया, क्या वो लेक्चर मेथड से पढ़ाने वाला है, क्या वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाने वाला है, कौन सा टीचिंग मेथड टीचर यूज करेगा क्लासरूम में, वो भी डिसाइड कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिसाइडिंग द इवोल्यूशन टूल्स एंड टेक्निक्स। ये क्वेश्चन को पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जब बच्चों का मूल्यांकन करेगा तो उसके साथ उसके लिए वो कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज करेगा, ये भी टीचर प्री एक्टिव स्टेज में ही डिसाइड कर लेता है। मूल्यांकन जब वो करेगा तो क्या वो पेपर पेंसिल टेस्ट लेगा, या फिर वो मूल्यांकन करेगा तो सिर्फ बच्चों का ऑब्जर्वेशन से वो मूल्यांकन करेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है, या फिर वो बच्चों से कोई क्विज कराएगा, या फिर बच्चों से वो किस तरह से वो ये पता लगाएगा कि जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सीखा है। इवोल्यूशन के टूल्स और टेक्निक्स, कौन से टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, ये कब डिसाइड हो जाता है, प्री एक्टिव स्टेज में डिसाइड हो जाता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में ही टीचर डिसाइड कर लेता है। ये सब टीचर किसके बेस पर डिसाइड करता है, ये सब टीचर डिसाइड करता है बच्चों के पूर्व ज्ञान से। बच्चों को पहले से कितना पता है, टीचर को ये पता होना चाहिए कि पहले बच्चों को कितना आता है, उसी के आधार पर वो अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर वो ये डिसाइड करेगा कि आज की क्लास में उसने पढ़ाना कहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए हम बच्चे को फूल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को यही नहीं पता है कि फूल है वो पेड़ पर लगता है, तो हम कैसे सिखाएंगे। पहले टीचर को बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी आयु के अनुसार, उनका जो IQ लेवल है उसके आधार पर, उनका जो इंटरेस्ट है उसके आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर, उसके दृष्टिकोण के आधार पर, इन सब चीज़ों को आधार मानकर टीचर है वो ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन करता है, वो उद्देश्यों का निर्धारण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये फर्स्ट स्टेज होती है। कौन सी? फर्स्ट स्टेप होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। सबसे पहले टीचर ये डिसाइड करता है कि उसे पढ़ाना क्या है। तो आपसे कोई पूछ ले कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, ये कौन सा स्टेप है? ये फर्स्ट स्टेप है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमेशा लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा MCF 2005 भी कहता है कि टीचर सेंटर से आप शिफ्ट करो कहाँ पर? स्टूडेंट सेंटर्ड पर। स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट माना है। ये मानते हैं कि जो चाइल्ड है वो इम्पोर्टेंट है, टीचर इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा किस तरह से सीखता है वो इम्पोर्टेंट है, टीचर किस तरह से सिखाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी वहाँ से शिफ्ट कहाँ कर गए? स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच पर। पहली एक्टिव जो प्री एक्टिव स्टेज है ये आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर टीचर है क्लासरूम में जाने से पहले ही जो प्लानिंग करता है, जो तैयारी करता है कि उसने किस किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना है, किस तरह के उसने टीचिंग मेथड का यूज करना है, कौन कौन सी फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी इवोल्यूशन की टेक्निक्स का, टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें हैं वो टीचर प्री एक्टिव स्टेज में ही डिसाइड कर लेता है। फिर उसके बाद हम दूसरी स्टेज की बात करें, एक चीज़ और रह गई यहाँ पर। अगर आपसे टाइप्स ऑफ असेसमेंट पूछा जाए, देखिए हर एक स्टेज में टीचर है वो असेसमेंट करता है। यहाँ पर जो असेसमेंट होता है वो कौन सा होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। कौन सा? प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निष्पत्ति परीक्षण। कौन सा? निष्पत्ति परीक्षण। हिंदी जरा देख लीजिएगा आप। निष्पत्ति परीक्षण प्लेसमेंट असेसमेंट कर रहा होता है। प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है? टीचर है वो बच्चे की पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। पूर्व ज्ञान का पता लगाना ही प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। बच्चे पहले से कितना जानते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बारे में जब टीचर पता लगाता है, चाहे वो कोई क्वेश्चन पूछ कर करे, चाहे वो कोई क्विज करवा कर करे, चाहे वो बच्चों के ऑब्जर्वेशन, बच्चों के बिहेवियर से ऑब्जर्व करे, इन सब चीज़ों से जब टीचर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का पता लगाता है तो उसको हम प्लेसमेंट
असेसमेंट कहते हैं। फिर हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, दूसरे फेज़ की बात करते हैं। दूसरा फेज़ आता है हमारा इंटरेक्टिव फेज़, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरेक्टिव फेज़ का मतलब क्या है आपका, अंतः क्रियात्मक अवस्था या फिर चरण। अंतः क्रियात्मक, यहाँ पर रियल टीचिंग होती है, रियल टीचिंग इज डन। इससे पहले टीचिंग नहीं हुई थी, इससे पहले शिक्षण नहीं हुआ था, सिर्फ प्लानिंग हो रही थी। जो रियल टीचिंग होती है वो कौन से फेज़ में होती है, अंतः क्रियात्मक फेज़ में होती है। जैसे ये क्लास लेने से पहले मैंने ये तैयारी की कि आज मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, उस टॉपिक में कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, मेरी क्लास कितने टाइम की रहेगी, ये सब मैंने डिसाइड किया प्री एक्टिव स्टेज में। और अभी मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, मैंने जो तैयार किया उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेज में हो रहा है, अंतः क्रियात्मक चरण में हो रहा है, इंटरेक्टिव फेज़ में हो रहा है। इंटरेक्टिव फेज़ में क्या होता है, रियल टीचिंग होती है, इंटरेक्शन होता है, परस्पर बातचीत होती है, परस्पर बातचीत होगी, अंतः क्रिया होगी, किस किस के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, अध्यापक और जो प्यूपिल होता है, अध्यापक और जो शिक्षार्थी होता है, दोनों के बीच में क्या होते हैं, इंटरेक्शन होती है, परस्पर बातचीत होती है। टीचर जब कुछ सिखा रहा होता है तो साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जो टीचर है वो साथ साथ बच्चों से फीडबैक ले रहा होता है, पृष्ठ पोषण ले रहा होता है। देखिए पृष्ठ पोषण है, ध्यान रखिएगा, जो फीडबैक की बात की जाती है, पृष्ठ पोषण की बात की जाती है, वो इंटरेक्टिव फेज़ में ही भी होता है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर पढ़ेंगे, जिसको हम रचनात्मक जो असेसमेंट मूल्यांकन बोलेंगे, वो किस स्टेज में होता है, इंटरेक्टिव फेज़ में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान होगा, जो प्लानिंग की है उसका एग्जीक्यूशन होगा। एक्चुअल टीचिंग या फिर रियल टीचिंग फेज़ हम इसे कहेंगे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट हैं, उन दोनों में इंटरेक्शन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। टीचर सिखा रहा होता है और टीचिंग जो स्टूडेंट है वो सीख रहा होता है। अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों ही यहाँ पर सक्रिय होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। देखिए जो प्री एक्टिव स्टेज थी, यहाँ पर जो अध्यापक था वही सक्रिय था, सिर्फ जो टीचर था वही सक्रिय था, यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो निष्क्रिय थे। लेकिन जो हमारी अंतः क्रियात्मक चरण है, यहाँ पर अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस, एक दूसरे के अनुभव हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा क्लासरूम एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट और टीचर में, उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी, उतनी ही टीचिंग बेहतर होगी। तो ये था इंटरेक्टिव फेज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा स्टेज है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है हमारी, पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तर क्रियात्मक अवस्था। उत्तर क्रियात्मक अवस्था में टीचिंग हो चुकी है, टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, जो उद्देश्य डिसाइड किए थे, वो एग्जीक्यूशन हो चुका है, उसको टीचर है वो बच्चों के सामने ला चुका है। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा, यहाँ पर टीचर इवैल्यूएशन करेगा, मतलब मूल्यांकन करेगा। यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। यहाँ पर टीचर ये देखेगा कि क्या वो बच्चों के व्यवहार में जो चेंज लाना चाहता था, बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज लाना चाहता था, वो चेंज आया है और किस हद तक आया है। जो उद्देश्य उसने डिसाइड किए थे, क्या वहाँ तक हर एक बच्चा पहुँच पाया है, और अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है तो किस स्टेज पर पहुँच पाया है। वहाँ पर ना पहुँच पाने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पर बच्चों के जो ना सीखने के पीछे कारणों का पता लगाया जाता है। क्या करेगा, कारणों का पता लगाएगा। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, क्या कर रहा है, निदान कर रहा है। क्या कर रहा है, निदान कर रहा है। जब टीचर बच्चों की गलतियों के पीछे या ना सीखने के पीछे के कारणों का पता लगाता है, तो वो क्या कर रहा होता है, डायग्नोस कर रहा होता है, निदान कर रहा होता है। यहाँ पर जो टीचर है वो ये पता लगाएगा कि बच्चे ने
पहले से कितना आता था और अभी उसने कितना नया सीखा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका इवेल्युएशन हो रहा है। जो आपकी उत्तर क्रियात्मक अवस्था होती है, यहाँ पर बच्चों का जो असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो एक तरह से सम्मेटिव होता है, एक तरह से योगात्मक होता है। यहाँ पर उसके बाद जब टीचर ये पता लगा लेगा कि बच्चे की ना सीखने के पीछे कारण क्या है, हो सकता है टीचर ने जो टीचिंग मेथड यूज किया वो बच्चों के पल्ले ना पड़ा हो, बच्चों को समझ ना आया हो, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि जो उसने TLM यूज किया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया था, वो उतना हेल्पफुल नहीं था, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाए। या फिर जो भी कारण है उसके पीछे का कारण टीचर पता लगाएगा और पता लगाने के बाद वो रीटीचिंग पुनः शिक्षण दोबारा करवाएगा, रीटीचिंग की प्लानिंग करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। इसको हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कब करेगा, जब टीचर उत्तर क्रियात्मक अवस्था में होगा, जब वो ये पता लगा लेगा कि बच्चों के जो व्यवहार में परिवर्तन ना आने के पीछे कारण क्या है। उन कारणों का पता लगाने के बाद उन कारणों को दूर करने के लिए वो दोबारा से रीटीचिंग करता है, पुनः शिक्षण करता है, और वो पुनः शिक्षण क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये 3 प्रकार की स्टेजेस थी, ये 3 चरण थे जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं बचा है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसके अलावा 1-2 चीज़ें और आती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, शिक्षण का मेन मोटिव क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन मतलब जिस तरह का व्यवहार में परिवर्तन हम चाह रहे थे, वही शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को बेस बनाकर हम बच्चों को नया ज्ञान देते हैं, और उस नए ज्ञान से हम जब दे रहे होते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, हम उन उद्देश्यों को हम अचीव कर लेंगे। तो व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही शिक्षण होता है। देखिए, जब जॉन एडम आए, किन्होंने, जॉन एडम्स साहब ने कहा कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। एक पोल पे तो टीचर होता है, कौन होता है, एक पोल पर तो टीचर होता है और दूसरे पर कौन होता है, स्टूडेंट होता है। एक पर अध्यापक होता है और एक पर शिक्षार्थी होता है। टीचर को जो नॉलेज है वो शिक्षार्थी को सिखाता है, स्टूडेंट को सिखाता है। मतलब यहाँ पर जो टीचर है उसको इम्पोर्टेंट माना गया था। यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या, एक तो टीचर है और एक स्टूडेंट है। टीचर है वो सिखाने वाला हो गया और स्टूडेंट है वो सीखने वाला हो गया। इन दोनों के बीच में अंतः क्रिया होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अंतः क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगी, और वो एक दूसरे से सीखेंगे। देखिए, ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर सिखाता है और स्टूडेंट ही सीखते हैं। टीचर भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है। वो इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है, अंतः क्रिया का रिजल्ट होता है। आपको ये नाम याद रखना है। जॉन एडम्स ने कहा था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 2 पोलर होता है, उसके 2 ध्रुव होते हैं। 2 पोलर प्रोसेस या 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया था, जॉन एडम ने बताया था। जॉन एडम के बाद एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट आए, जॉन डीवी। कौन आए, जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रैग्मेटिज्म के फादर कहा जाता है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे वो भी यही थे। जो प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट यही थे। जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करता है, किसकी बात, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करता है। वो कहता है कि बच्चे को करके सीखने दीजिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कौन करेंगे, जॉन डीवी करेंगे। जॉन डीवी कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके 2 ध्रुव नहीं होते हैं। इन्होंने कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया बता दी। इन्होंने कहा कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ये 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, देखिए, टीचर और स्टूडेंट हैं, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं ही, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, और दूसरा क्या है आपका, इन्वायरमेंट है। क्या है, इन्वायरमेंट है, मतलब क्या है, वातावरण है।
ये 3 चीज़ें रहेंगी। कौन कौन? टीचर रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, वातावरण रहेगा। जॉन डीवी कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है, वो वैक्यूम में नहीं हो सकती है, उसको कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे टीचिंग मेथड की बात करें, चाहे करिकुलम की बात करें, चाहे सिलेबस की बात करें, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें, वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, वातावरण के अंदर आती हैं। तो जॉन डीवी हैं वो क्या मानते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके 2 ध्रुव ना होकर 3 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें एक पर टीचर होता है और एक पर स्टूडेंट होता है और एक पर वातावरण होता है। ये 3 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताई? जॉन डीवी ने बताई, जो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिनको प्रैग्मेटिज्म का फादर कहा गया है। तो जॉन एडम ने 2 ध्रुव बताए थे और जॉन डीवी ने 3 ध्रुव बताए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो फेजेस ऑफ टीचिंग है उसमें 3 फेजेस होते हैं। प्री एक्टिव स्टेज, जिसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा गया। दूसरा स्टेज आता है हमारी इंटरएक्टिव फेज, जिसको क्या कहा गया? अंतः क्रियात्मक अवस्था कहा गया। और तीसरा आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसको उत्तर क्रियात्मक अवस्था कहा गया। ये 3 स्टेजेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। किसने 2 ध्रुव कहा और किसने 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताई टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको फेजेस ऑफ टीचिंग है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।